आज हम देखेंगे लेसन 9 जो कि है कंस्ट्रक्शन रचनाएं। तो हम यहाँ पर पहले अपनी रचना 1 देखेंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक लंबार्धक की रचना कीजिए और हमें दिया है रेखाखंड AB और हमें रचना करनी है रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक की। तो यहाँ पर हमें रचना के चरण दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम पहला जो चरण है वो देखते हैं। सर्वप्रथम रेखाखंड AB खींचा। तो पहले हम यहाँ पर एक रेखाखंड AB खींचेंगे। तो यहाँ पर हम अपना चित्र बनाएंगे इन चरणों में, जैसा कहा जाएगा वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लेते हैं AB। तो ये हो जाएगा हमारा A और ये हो जाएगा B। तो हमने एक रेखाखंड AB खींच लिया। अब हम देखते हैं अपना दूसरा। तो यहाँ पर A को केंद्र मानकर AB की लंबाई के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर AB के दोनों ओर चाप लगाए। तो यहाँ पर A को केंद्र मानकर और AB की जो लंबाई है उसकी आधी से अधिक त्रिज्या लेकर, यानी कि आधा इसका अगर यहाँ हो गया, यहाँ पर अगर हमने इसका मिड पॉइंट मान लिया, तो इससे हमें ज़्यादा लेकर त्रिज्या लेकर, यानी कि करीब इतनी त्रिज्या या इससे ज़्यादा ही लेनी है, आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर हमें चाप लगाना है, जो हम प्रकार की सहायता से लगाते हैं। तो यहाँ पर हम जो प्रकार की जो नोक रहती है वो यहाँ पर A को केंद्र मानकर यहाँ रखेंगे और जो चाप लगाएंगे वो कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। एक हमारा यहाँ ऊपर की साइड लग जाएगा और एक इधर नीचे की साइड। और यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर पुनः B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या चरण 2 में दी गई AB के दोनों ओर चाप लगाएं, जो पहले चापों को क्रम से P व Q बिंदुओं पर काटते हैं। तो अब की बार हमें जो कहा गया है वो B को केंद्र मानकर AB के आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर हमें चाप लगाना है। अगर हम इसे लगाएंगे तो ये एक दूसरे को काटेंगे किसी बिंदु पर, और जिन बिंदु को हमें नाम देना है P व Q। तो ये जो बिंदु हो जाएगा हमारा P हो जाएगा और ये जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा Q। तो ये हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे चरण तक। अब हमारा जो चौथा चरण में कहा गया है वो कहा गया P और Q को मिलाया जो AB को बिंदु M पर काटता है। तो यहाँ पर अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से। तो ये सीधी रेखा खींचेगी जब हम स्केल का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर ये जो बिंदु है जहाँ AB को काटता है, ये जो बिंदु है हमारा वो क्या बताया, वो M है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पर जो कहा गया है कि PQ AB का एक अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। तो हम जो कहेंगे कि जो PQ है वो AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है, यानी कि AB पर वो लंब भी है और AB रेखाखंड को क्या समद्विभाजित करता है, यानी कि समान 2 भागों में बांटता है। तो ये PQ AB का लंब समद्विभाजक है, ये भी हमें रचना में सिद्ध करना था। तो हमने इस तरीके से अपनी रचना 1 को देख लिया है। तो अभी हमने अपने रचना के द्वारा सिद्ध करा कि जो PQ है वो AB रेखाखंड पर लंब है। अब हम उपपत्ति के द्वारा भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने उपपत्ति में लिखा हुआ है A और B को P और Q से मिलाइए, जिसमें AP, AQ, BP तथा BQ प्राप्त होते हैं त्रिभुज हो PAQ तथा PBQ में। तो यहाँ पर हमने जो हमारे बिंदु जो हमें निकले थे, चाप जो हमने चाप के द्वारा बिंदु अपने निकाले हैं, तो हमने यहाँ एक रेखा डैश रेखा करके इन्हें मिला दिया है बिंदुओं को एक दूसरे से। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ दिखाया गया है AP, तो यहाँ पर एक AP रेखाखंड हो गया है और फिर यहाँ पर AQ और फिर यहाँ BQ BP, यहाँ पर ये हो जाएगा BP और ये हो जाएगा BQ। तो ये हमने इस तरीके से मिला लिया है बिंदुओं को। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा AP होगा वो क्या होगा, बराबर होगा BP के, यानी कि AP बराबर होगा BP के, क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। समान त्रिज्या वाले चाप हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और उसी तरीके से AQ बराबर होगा BQ के, क्योंकि ये भी क्या है, समान त्रिज्या वाले चाप हैं, क्योंकि त्रिज्या दोनों की समान है। तो ये समान त्रिज्या वाले चाप हो जाएंगे। और जो हमारा PQ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। जो हमारी ये PQ जो रेखा हो जाएगी पूरी क्या हो जाएगी, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। PAQ और PBQ त्रिभुज में देखेंगे हम तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगी ये वाली भुजा। तो हमने यहाँ पर जो लिखा है, अतः त्रिभुज PAQ सर्वांग होगा त्रिभुज PBQ के SSS सर्वांग समता के नियम से। ये त्रिभुज PAQ और PBQ दोनों सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कोण APM, यानी कि कोण APM, यानी कि ये वाला जो कोण होगा, और कोण बराबर होगा कोण BPM के, यानी कि BPM इस कोण के बराबर होगा ये दोनों। तो ये किससे कहा है, CPCT के नियम से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं।
तो अब हम यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज PMA और त्रिभुज PMB में। तो PMA त्रिभुज देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा PMA, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज BPM, ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो AP बराबर हो जाएगा BP के, यानी कि AP बराबर है BP के और PM बराबर है PM के। तो जो हमारा PM हो जाएगा ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों ही त्रिभुजों में समान है तो ये उभयनिष्ठ मान लिया। और जो कोण APM बराबर कोण BPM, जैसा कि हमने ऊपर ही देख लिया है कि ये ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, ये दोनों बराबर होंगे। कोण APM और कोण BPM ये हमने ऊपर देख लिया, यहाँ पर दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पर इसे भी कह देंगे कि त्रिभुज PMA यानी कि त्रिभुज PMA और त्रिभुज PMB ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग-सम होंगे। ये किस नियम से लिखा है हमने, SAS, यानी कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं तो ये सर्वांग समता SAS के द्वारा हमने ये कहा है। तो इसलिए जो AM बराबर होगा BM और कोण PMA बराबर कोण PMB किसके नियम से, CPCT के नियम से, क्योंकि सर्वांग-सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा PMA होगा यानी कि PMA और PMB, अगर इन दोनों कोणों को हम देखें तो ये दोनों कोण जो अगर दोनों को मिला देते हैं ये रेखे की कोण बनेगा जो कि कितना होता है 180। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कोण PMA प्लस कोण PMB बराबर 180, क्योंकि ये इस रेखा पर बनेगा पूरा, तो ये हो जाएगा रेखे की युग्म कोण 180। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कोण PMA और बराबर होगा कोण PMB बराबर 90, यानी कि 180 जब इन दोनों का कोण योग होगा तो ये भी 90 और ये भी 90, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो दोनों को क्या मान लिया, दोनों की माप 90 है। तो यहाँ पर आते हैं, हम कहेंगे कि जो PM है अर्थात PMQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हमने PM को क्या कहा है, PMQ का लंब समद्विभाजक कहा है। PMQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। जो PMQ रेखाखंड है ये PM जो है AB पर लंब है और PMQ जो रेखाखंड है वो लंब समद्विभाजक है AB का। तो यही हमें उत्पत्ति में और रचना में भी हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमने यहाँ उत्पत्ति में देखा है।